वेलकम व्यूअर्स, सभी व्यूअर्स को वार्म वेलकम। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। कहाँ तक एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी को सपोर्ट करता है और कहाँ तक एस्ट्रोनॉमी यानी ब्रह्मांड का विज्ञान, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान यानी एस्ट्रोलॉजी को सपोर्ट करता है। इनके बीच के संबंध क्या हैं, इसके बारे में समझेंगे। वैसे एस्ट्रोनॉमी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भारतीय परंपरा के अनुसार एस्ट्रोनॉमी की जो उत्पत्ति हुई है वो अथर्ववेद से मानी जाती है। वहीं वाराहमिहिर जैसे जो हमारे ऐतिहासिक वैज्ञानिक हुए, खगोलवेद हुए, वो इनकी उत्पत्ति का श्रेय यूनानियों को देते हैं। वो उनका कहना है कि यूनानी भले ही मलेच्छ हों पर चूँकि वो ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं और ज्योतिष के प्रणेता हैं, इसलिए उनका आदर होना चाहिए। वैसे ज्योतिष की उत्पत्ति कहाँ से हुई यानी एस्ट्रोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बीच में संबंध। हमारा जो कुंडली बनता है वो कहाँ तक सही होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कहाँ तक वो मैच करता है और कहाँ वो मैच नहीं करता। हमारा कुंडली कहाँ तक हमारे व्यक्तिगत जीवन को रिप्रेजेंट करता है, उसका एक आईना है, और कहाँ तक वो मैच नहीं कर पाता। मैच नहीं करता तो क्यों नहीं करता, क्या कमियां हो जाती हैं। शुरुआत में अगर हम अपने ऐतिहासिक परंपरा को लेकर के चलें तो अथर्ववेद और बाकी जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हुए, एस्ट्रोनॉमी के जो एक्सपर्ट्स हुए, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, अरबों खरबों सितारों के समूह को उन्होंने 27 पार्ट में डिवाइड किया। सिंपल रूप से समझते हैं, आकाश में हम देखें, हमें जितना दिख पाता है उस पूरे ब्रह्मांड को 27 पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने। अगर 27 की जगह हम इसे 12 पार्ट में डिवाइड करें तो इस एक पार्ट को राशि कह देते हैं वो, और जो 27 पार्ट का है, हर एक पार्ट का जो डिवाइड है वो उन्होंने नक्षत्र कह दिया, यानी 27 नक्षत्र हो गए। वैसे ज्योतिष भी 28 नक्षत्र को मानता है। एक अभिजीत, जिसके बारे में हम किसी और टॉपिक के और वीडियो में बात करेंगे, ज्योतिष में 27 नक्षत्र माने जाते हैं। 27 नक्षत्र को 12 राशियों में डिवाइड किया गया है। इसको और भी ज़्यादा सिंपल रूप से समझने के लिए हम इसको ऐसे समझते हैं। हमारा सूर्य है, सूरज है और पृथ्वी है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा लगा रही है और मून यानी हमारा चंद्रमा हमारे अर्थ की परिक्रमा कर रहा है। बाकी जो ग्रह हैं हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, यानी एक सूर्य है उसकी परिक्रमा अर्थ कर रहा है और बाकी ग्रह भी कर रहे हैं। तो जो सूर्य है उसकी परिक्रमा जो अर्थ कर रहा है एक इलिप्टिकल पाथ में कर रहा है, यानी एक सिंपल रूप समझ लें, एक गोलाकार वृत्त में, यानी एक सर्कुलर वे में उसका चक्कर काट रहा है। ये जो चक्कर हुआ यानी कि पूरा का पूरा एक 360 का जो सर्कल हुआ, उसको जब हमने उस पूरे के पूरे एक वृत्त को हमने कह दिया कि ये इसका प्रदक्षिणा पथ है। किसका? हमारे अर्थ का सूर्य के अलोंग प्रदक्षिणा पथ है। हमारा सूर्य और हमारा अर्थ एक सीध में है, हमेशा एक सीध में ही रहेंगे। दो ऑब्जेक्ट तो हमेशा एक सीध में ही रहेगा। हम जब अर्थ को जैसे मान लेते हैं, हमारा अर्थ यहाँ है और हमारा सन यहाँ है। हम अर्थ से सन को देखते हैं और सन के आगे कुछ और भी है। सन के आगे क्या है? एक तारामंडल, एक समूह, एक गैलेक्सी है, नक्षत्र है। ठीक है। हमारे जन्म के समय वो सूर्य ऑब्वियसली बात है अर्थ चक्कर लगा रहा है मून के सन के। चक्कर लगाते के समय हमारे बर्थ के समय ऐसा लगता है, या कभी भी ऐसा ही लगता है कि जैसे हम ट्रेन में बैठे हों तो हमें लगता है कि हम स्टेबल हैं और बाकी चीज़ें मूव कर रही हैं। तो अगर हम अर्थ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट अर्थ है
तो हम अर्थ को स्थिर मान लें और हम ये मान लें कि सन मूव कर रहा है चारों तरफ, आभासीय, वैसे मूव तो नहीं कर रहा, आभासीय, ज्योतिष में उसे आभासीय परिक्रमा मानते हैं कि सन मूव कर रहा है। तो अर्थ से जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई अर्थ स्टेबल है और सन मूव कर रहा है, और जब मूव कर रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है वो हमेशा किसी न किसी नक्षत्र के पास से ही पास करेगा। 27 नक्षत्रों में से किसी न किसी नक्षत्र के पास ही होगा। अगर हम सीधी 3 ऑब्जेक्ट को देखेंगे, हमारा अर्थ जो हम यहाँ से देख रहे हैं, सन पे जिस पे हमारे ठीक सामने है, और सन के आगे जो एक नक्षत्र है, तो बर्थ के समय हमारा सन जिस नक्षत्र के भी सामने होगा, यानी गैलेक्सी के सामने होगा, सूर्य की राशि, हमारे जन्म के समय सूर्य की राशि वही है, सूर्य उसी राशि में होगा, यानी उसी नक्षत्र में होगा। पहली बात। दूसरी बात, ये तो हो गया, और ऑब्वियसली बात है हमेशा ऐसा ही लगेगा कि हमें सन मूव कर रहा है अर्थ के अकॉर्डिंग, तो ये नक्षत्र हमेशा चेंज होता रहेगा, सन हमेशा नक्षत्र चेंज करता रहेगा। दूसरी बात, बर्थ के समय में हमारा जो मून है, हमारा जो अर्थ है, उससे कंपैरिजन में मून कहाँ है, मून की पोजीशन क्या है, और मून के साथ साथ जो 12 और ज्योतिष में 9 नक्षत्रों की कल्पना है, संकल्पना है, जिसमें कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, राहु, केतु सब मिला करके सन को भी एक ग्रह ही माना गया है। कुल 9 ग्रहों की मान्यता है। तो अर्थ कुछ भी हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, उस रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में मरकरी की, बुध की, शनि की, बृहस्पति की, जुपिटर की क्या पोजीशन थी। ज्योतिष में माना गया है कि 9 ग्रह जो होते हैं वो किसी न किसी नक्षत्र के स्वामी होते हैं, किसी न किसी राशि के स्वामी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखें कि जो हमारा केतु ग्रह जो होता है वो भी राशि का स्वामी होता है, नक्षत्रों का स्वामी होता है। जैसे एक बार फिर से समझते आते हैं कि जो हमने ब्रह्मांड को डिवाइड किया था, अथर्ववेदा के अनुसार 27 नक्षत्रों की कल्पना की गई थी, और 27 के जगह पे हम पूरे ब्रह्मांड को जब हम 12 भागों में डिवाइड करते हैं तो राशियों की कल्पना कर दी गई। यानी राशि वाइज देखें तो पूरा ब्रह्मांड, जिसको हम देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते, वो 12 भाग में डिवाइड है। और राशि के अनुसार देखें, नक्षत्रों के अनुसार देखें तो 27 नक्षत्र हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो राशि होगा, एक राशि ब्रह्मांड को मापने की बड़ी इकाई है, और एक नक्षत्र जो होगा ब्रह्मांड को मापने की छोटी इकाई है। ऑब्वियसली बात है एक राशि 2.25 नक्षत्रों को कवर करेगा। चूँकि राशि एक ब्रह्मांड को मापने की बड़ी इकाई है और नक्षत्र छोटी इकाई में माना गया है, तो एक राशि जो होगा लगभग 2.25 नक्षत्रों को कवर करेगा, काल्पनिक रूप से कवर करेगा। उसी तरीके से कहते हैं जो नक्षत्र होंगे, जो ग्रह होते हैं, हमारे 9 ग्रह जो होते हैं वो नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। जैसे केतु जो होता है आश्विन, मघा और मूल नक्षत्र का स्वामी होता है। शुक्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा का स्वामी होता है। रवि कार्तिक, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा का स्वामी होता है। चंद्रमा रोहिणी, हस्त और श्रवण का स्वामी होता है। मंगल मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा का स्वामी होता है। यानी कि हमारा एक जो ग्रह होता, 9 ग्रह जो होते हैं वो 3 नक्षत्रों के स्वामी होंगे, और एक राशि लगभग 2.25 नक्षत्र को कवर करेगा। इस तरीके से एक ग्रह भी 2.25 नक्षत्र को कैरी करता है, स्वामी होगा। तो हमारे जन्म के समय हमारे यानी अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बुध यानी मरकरी कौन से नक्षत्र में था? क्या ये अपने ही नक्षत्र में बैठा था या किसी और नक्षत्र में था? और उसके साथ साथ किसी दूसरे ग्रह, कोई दूसरा ग्रह क्या उसी के नक्षत्र में था, उसी की पोजीशन में था या किसी और पोजीशन में था? और कौन सा ग्रह था?
इसकी जो संरचना होती है वो हमारे बर्थ के समय ही डिफाइन होती है और उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे आगे तक होता है। यानी सिंपल रूप से समझें कि हमारे अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मान लें, उस रेफरेंस पॉइंट से जन्म के समय सन कौन से नक्षत्र में था और मून कौन से नक्षत्र में था, वो क्या अब उसी नक्षत्र में था जिसका वो स्वामी यानी उसका वो मालिक माना जाता है, या किसी दूसरे नक्षत्र में था जिससे उसका कोई मैच नहीं होता। और यही जो लॉजिक होता है, यही जो फिलॉसफी जो होता है, वो एस्ट्रोलॉजी की जो विद्वान होते हैं हर में अप्लाई करते हैं। यानी हमारे बर्थ के समय में मून के रिस्पेक्ट में मरकरी और मरकरी के रिस्पेक्ट में बाकी जो चीज़ें होती हैं, बाकी जो ग्रह होते हैं, क्या अपने ही नक्षत्र में थे या दूसरे के नक्षत्रों में थे। अगर अपने नक्षत्र में होंगे तो अच्छा फल देंगे और अपने नक्षत्र में नहीं होंगे तो वो फल नहीं मिल पाएगा। और अपने नक्षत्र में नहीं भी है तो किस नक्षत्र में है और किस ग्रह से उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, या पैरेलल के नहीं होते हुए भी क्या अपोजिट कॉम्बिनेशन है, यानी दोनों बिल्कुल अपोजिट काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को, एक मून के एक अर्थ के दूसरे साइड में है या दोनों ही अर्थ के सेम साइड में है, इसका भी एक इम्पैक्ट करेगा। तो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र होता है वो कहता है कि भाई जो एक राशि जो होता है 2.25 नक्षत्र का मालिक होता है। जैसे वृषभ राशि जो होता है वो कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, उस तरीके से मिथुन, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, सिंह, जिसको हो गई पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, मघा, कन्या, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, मकर, उत्तराषाढ़ा, श्रवण या फिर घनिष्ठा, इन सब का मालिक होता है 2.5 नक्षत्र का मालिक होता है एक राशि। अब जैसे सिंपल रूप समझते हैं, ये जो राशियों की कल्पना जो है वो वास्तविक नहीं है। वैदिक टाइम पीरियड में राशि नहीं हुआ करते थे, उस समय जो गणनाएं होती थी वो नक्षत्रों के आधार पे होती थी, जो कि एक छोटी इकाई है तो ज़्यादा सटीक होती थी। लेकिन ये पुराणों के समय में राशियों की कल्पना कर दी गई, जो कि एक ब्रह्मांड को मापने की एक बड़ी इकाई है। और ऑब्वियसली भाई राशि जो होते हैं, जैसे कि हर राशि का नाम जो होता है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, मकर, ये जो राशियां होती हैं वो एक पर्टिकुलर स्टार्स के एक पर्टिकुलर शेप के आधार पर डिफाइन होती हैं। देखो ब्रह्मांड में स्टार्स कोई शेप नहीं बनाते, कोई एक आकृति तो बनाते नहीं, ये आभासी आकृतियां होती हैं। ब्रह्मांड में कोई मकर यानी मकड़ा या फिर शेर या मछली के पैटर्न तो बनते नहीं हैं, ये हमारे आभासी पैटर्न होते हैं। साइंस कहता है कि चूंकि पूरा ब्रह्मांड 3 डायमेंशनल है, लेकिन हम अर्थ से देखते हैं तो हमें 2 डायमेंशनल नजर आता है, तो हमें एक चित्र यानी एक फिगर सी नजर आती है कि वो मछली की तरह दिखता है। ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं होता, या एक शेर की तरह दिखता है या मिथुन की तरह दिखता है या फिर मकड़े की तरह दिखता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर भी राशियों का निर्धारण हम एक पर्टिकुलर आभासी शेप के आधार पर करते हैं, जो कि उतना सटीक गणना कभी नहीं हो पाता। दूसरा, पुराणों के समय में ही जो राशियां डिवाइड कर दी गई और कहा गया कि भाई जो सूर्य होते हैं वो एक मंथ में, चाहे वो हिंदी का कैलेंडर हुआ या इंग्लिश का कैलेंडर होता है, लगभग थोड़ी बहुत डिफरेंस के साथ एक ही होते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई एक मंथ में, एक महीने में सूर्य एक राशि में रहते हैं, यानी 2.5 नक्षत्रों को कवर करते हैं एक महीने में। साइंस ये कहता है कि भाई जो सूर्य की अगर हम सूर्य, वैसे तो सूर्य कभी भी परिक्रमा कर नहीं रहा है नक्षत्रों का, वो तो आभासी परिक्रमा हमने अपने अर्थ के कंपैरिजन में माना है। चूँकि हमने अर्थ को स्टेबल माना और ये माना कि सन मूव कर रहा है, ठीक उस तरीके से जैसे कि हम ट्रेन में मूव कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि बाकी चीज़ें मूव कर रही हैं हमारे कंपैरिजन में। जबकि साइंस ये कहता है कि भाई एक महीने का जो मूवमेंट होगा, आभासी मूवमेंट भी माने तो सन का जो मूवमेंट होगा वो एक महीने का एक राशि में नहीं होता, वो वेरी करता है। हर नक्षत्र या हर नक्षत्र की शेप, साइज एक जैसा नहीं होता।
उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है कि कोई नक्षत्र छोटा होगा, कोई नक्षत्र बड़े होते हैं, कोई गैलेक्सी बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। साइंस के अकॉर्डिंग जो मकर राशि कहता है कि हम इन मकर राशि जो कि उत्तराषाढ़, श्रवण और घनिष्ठा नक्षत्रों को कैरी करता है, ये कहता है कि भाई उसका जो टाइम पीरियड होता है वो बाकी राशियों के टाइम पीरियड से अलग होता है। साइंस के अकॉर्डिंग मकर राशि में जो सन होता है केवल 7 दिनों तक मूव करता है, वहीं जो कन्या यानी विर्गो राशि में जो सन का मूवमेंट होता है वो कम से कम 45 दिनों तक का होता है। यानी 45 दिनों तक वो ढाई नक्षत्रों को, कन्या राशि जो कि उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्रों को कैरी करता है, वो एक काफ़ी बड़ा नक्षत्र है, तारों का समूह है, और उसका जो मूवमेंट होता है, उसमें जो मूवमेंट होता है सन का, वो लंबे ड्यूरेशन का होता है। जबकि ज्योतिष में पौराणिक गणना के अकॉर्डिंग सबको एक मंथ में माना गया है। सिंप्लीफिकेशन के लिए 12 मंथ में डिवाइड करके माना गया है कि वो 1 महीने तक वो एक राशि में रहेंगे, जो कि विज्ञान उसको मान्यता नहीं देता। दूसरी बात ये है कि भाई हमारी जो राशियां होती हैं, जैसा हमने देखा, वो एक काल्पनिक अरेंजमेंट होता है। इन दो हमने कहा कि मकर की संरचना है। मकर की संरचना में हमने यहाँ से देखा, हमें मकर की तरह लगा वो, या हमें मीन की तरह लगती है, मछली की तरह लगा वो, स्टारों का एक पर्टिकुलर शेप, जो कि होता नहीं है। जो चीज़ें हम एक पर्टिकुलर शेप में, जिसको कि हम राशि के रूप में मानते हैं, उन राशियों का डिफाइन अगर हम करें, जिसमें तारों की पोजीशन अगर हम देखें, तो 2 तारों के बीच में कई 100 लाइट ईयर के डिफरेंस आते हैं। कई 100 लाइट ईयर का डिफरेंस होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर हम समझें इस चीज को, सिंपल रूप से ये कहता है कि भाई जो कॉन्स्टेलेशन है ओरियन, उसमें 2 जो स्टार्स की हमने जो संकल्पना ली है, इसमें एक का नाम है बेलाट्रक्स का, जो कि एक स्टार है जो कि हमसे 200 लाइट ईयर की डिस्टेंस पे है। वहीं जो उसका नियरेस्ट स्टार जो कि उसी कॉन्स्टेलेशन में है, जिसे हम कहते हैं एलिनम, जो कि 1400 लाइट ईयर पे है। यानी एक ही कॉन्स्टेलेशन ओरियन है और उसी कॉन्स्टेलेशन में 2 तारों के बीच में जो डिस्टेंस है लगभग 1200 लाइट ईयर का डिस्टेंस है। ऑब्वियसली बात है, जब तक इन स्टार्स की सटीक गणना नहीं होगी, तब तक हमारा जो ज्योतिष जो होगा लाइफ में सटीक रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो आज हमने समझने की कोशिश की कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में क्या डिफरेंस है। एक छोटी सी बात और कहता हूँ कि ज्योतिष जब डिस्कवर हुआ था, जब भी इसकी संकल्पना हुई थी, उस समय 2 तरीके की गति थे हमारे अर्थ के पास, ये माना जाता था। पहली गति थी रिवोल्यूशन की, जिसके अकॉर्डिंग वो परिक्रमा कर रहा है सन की, और दूसरी रोटेशन की, जिससे वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। पर साइंस के अकॉर्डिंग साइंस ये प्रूव करता है कि भाई अर्थ के पास एक तीसरी मूवमेंट भी होती है, जिसे कहते हैं वोबिंग ऑफ द स्टार, वोबलिंग, प्रीसेशन। यानी अर्थ की गति, तीसरी गति जो होती है वो प्रीसेशन की गति होती है। कभी लट्टू नचाया है, लट्टू को फेंकोगे तो वो उसके पास उसका जो देखना जो एक्सिस होता है, क्या वो एक्सिस फिक्स होता है? फिक्स नहीं होता। वो एक्सिस ढुलमुल करता है, ढुलमुल करके यहाँ से वहाँ मूव करता है। जब वो एक्सिस में एक ढुलमुल गति होती है उसे कहते हैं प्रीसेशन। और यही गति अर्थ के फ्लैट होने के कारण, चूँकि अर्थ एक सर्कुलर नहीं है, इसका पेट यानी इक्वेटर का जो एरिया होता है काफ़ी बाहर की तरफ निकला हुआ है, और पोल का एरिया जो होता है काफ़ी नैरो है। इसी कारण जो उसका एक ढुलमुल सी गति होती है, उसकी एक्सिस जो होता है अपनी सीधी एक्सिस पे रोटेट नहीं करता, बल्कि ढुलमुल रोटेट करता है, जिससे कारण अर्थ का जो पोजीशन होता है गैलेक्सी से कंपैरिजन में वो हमेशा हर सेंचुरी में वेरी करता है। तो अगर हम सेम फार्मूला लगाते हैं वैदिक ज्योतिष का जो पहले लगाई जा रही थी, ऑब्वियसली बात है हमारा
हमारा जो अर्थ या मून की जो पोजीशन होगा या गति के कारण, हमारी अर्थ के प्रिसाइजन की गति के कारण, मूवमेंट के कारण, वो गति उसके कारण पोजीशन चेंज करते हैं, जिसका हमें कंसिडरेशन करना होगा, तभी एस्ट्रोलॉजी सही रिजल्ट दे पाएंगे। तो आज हमने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बीच में जो रिलेशनशिप को समझा। अगर वो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ धर्म के बारे में, धार्मिक मान्यताओं के बारे में नहीं, बल्कि साइंस के फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।